Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Discussing February March P42 IGCSE Physics, right? O level. अच्छा जी, ये हमारा पास पेपर है। उल्टा चलें कि पहले क्वेश्चन से चलें? चलें। उल्टा चल के ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये अब हमारे सिलेबस में, लेकिन जिन्होंने कंप्यूटर रखा होता है वो ये पढ़ते हैं। दे नो दिस, इट्स नॉट डिफिकल्ट। लेकिन अब हम नहीं करेंगे डिस्कस कि इट इज नो मोर इन ओवर, प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी। ठीक, ओ लेवल में भी था। ओ लेवल में इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 चैप्टर होते थे, एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता था और एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता था, उसमें एक गेट्स भी होते। जो वक्त के साथ टेक्नोलॉजी डिस्कार्ड हो जाती, जैसे आपका सीआरओ पहले पूरा स्ट्रक्चर होता था, आप पढ़ते थे, तो अब वो सीआरओ आम लाइफ में यूज ही नहीं। सीआरओ कहाँ यूज होती थी पता है आपको? जो पुराने टेलीविजन थे वो सीआरओ थे। तो जब वो, अब उनकी जगह एलसीडी एलईडीज आ गए, तो जब वो स्क्रीन यूज ही नहीं होती तो उनको पढ़ाना भी उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा जी, ये देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, दैट कैन बी अ गुड प्रैक्टिस। An iodine isotope decays by beta emission to an isotope of xenon. State the number of each type of particle in a neutral number of this. बेटा कितने प्रोटॉन है अगर आप इसे देख रहे हो तो नीचे वाला नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दें। 47 में 31 ऐड कर दें, 78। और इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन होते हैं, यानी इट विल बी अगेन 53। अच्छा, स्टेट द सिंबल इन न्यूक्लियर नोटेशन ऑफ xenon। अच्छा बेटा जी, यहां एक इंपॉर्टेंट बात, मैं बार बार हम रिवीजन कर रहे हैं कि किसी भी न्यूक्लियस से अगर अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, अल्फा का मास नंबर और चार्ज नंबर क्या होता है? 4 and 2। तो अल्फा एमिट होने से ऊपर वाले नंबर में से 4 माइनस होता है और नीचे वाले नंबर में से 2 माइनस हो जाता है। बीटा इज मोर इंपोर्टेंट। लेट्स से ये कोई भी न्यूक्लियस है, बेटा बीटा का मास नंबर और चार्ज नंबर क्या होता है? बीटा का मास नंबर 0 और चार्ज नंबर, और बीटा एमिट होने से ऊपर वाला नंबर एज इट इज रहता है, लेकिन नीचे वाला नंबर एक इंक्रीज हो जाता है। तो ये याद रखना है। अच्छा, अब ये हमारे पास आयोडीन है ना, इट एमिट्स बीटा, तो यहां इक्वेशन लिख लेते हैं। ये बीटा एमिट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है xenon में, तो बीटा का मास नंबर और चार्ज नंबर क्या है? 0 -1। और बीटा एमिट होने से ऊपर वाला नंबर स्टेज एज इट इज और नीचे वाला नंबर 1। तो xenon की क्या न्यूक्लियाइड नोटेशन आ गई हमारे पास? 131 and 54। राइट बेटा जी? ओके, इज इट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? याद रहेगी ये चीजें। मैंने पढ़ाना तो हमें बीटा का एमिशन था, लेकिन बेटा ये मैं बात अल्फा भी साथ रिपीट कर रहा हूं कि हमारी रिवीजन होती जाए, रिपीट होते जाए पॉइंट्स। नाउ बैकग्राउंड काउंट रेट, ये हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। कह रहे बैकग्राउंड काउंट रेट इन द लेबोरेटरी इज 30 काउंट्स पर मिनट। Our radioactive sample has a half life of 50 minutes। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई पहले से क्या हो जाता है, फिर दोबारा उतने टाइम में फिर पहले से हाफ हाफ होता जाता है ईच टाइम। द सैंपल इज प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम डिटेक्टर। डिटेक्टर मेजर्स एन इनिशियल काउंट रेट फ्रॉम सैंपल इंक्लूडिंग बैकग्राउंड 310। उसने खुद बता दिया, ना भी बताता ना बेटा, आपने नोट करना है। जैसे मैं अगर रिकॉर्डिंग करूंगा तो बैकग्राउंड की साउंड भी रिकॉर्ड होंगी, राइट, ऑटोमेटिकली। तो याद रखें, जब भी कोई डिटेक्टर मेजर करता है ना एक ओपन एनवायरनमेंट में काउंट रेट, तो उसमें बैकग्राउंड भी इंक्लूड होता है। और बैकग्राउंड 310 है तो उसमें बैकग्राउंड माइनस कर दे, कितना है बैकग्राउंड?
30। तो अगर हम 30 माइनस कर दें तो एक्चुअल में कितना होगा ये? 310 में से 30 माइनस कर दें 280। अच्छा, ऑन फिगर प्लॉट suitable points and draw a graph of the count rate from the sample corrected for background। corrected for background का मतलब बैकग्राउंड को माइनस कर दें as it changes with time। तो बेटा कितना है शुरू में? 280। स्टार्टिंग पे कितना है? 280। 280 यहाँ कहाँ होगा? ये बिल्कुल मिडल में 250। कैन यू सजेस्ट 280 किधर होना चाहिए बेटा? कहां पर होना चाहिए? क्या मैंने ये सही मार्क किया है? वेरी राइट, शाबाश। दिस इज रॉन्ग। कैन दिस बी 280? वेरी राइट। तो स्टार्टिंग पे 280 है और हमें क्या इंफॉर्मेशन है? हाफ लाइफ 50 मिनट्स है, मतलब हर हाफ लाइफ में के बाद उसने पहले से क्या हो जाना है? हाफ। तो 280 है ना, तो उसमें से अगर हम 50 मिनट्स में जाएंगे तो 50 मिनट्स के बाद वो क्या हो जाएगा? प्लॉट सूटेबल। तो 50 मिनट्स है ये, बिल्कुल 40 और 60 के मिडल में। तो 280 का हाफ कितना होता है बेटा? 140। तो ये 50 मिनट्स पर 100 एंड दिस इज 150 एंड दिस इज 1। इज इट करेक्ट? अच्छा, अब अगले 50 मिनट्स के बाद क्या टाइम हो जाएगा? 100 मिनट्स। और उसने उसका भी क्या हो जाना है? हाफ। तो 140 का हाफ होगा 70। इज इट करेक्ट? अच्छा, अब अगले 50 मिनट्स में, हर 50 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ 50 मिनट्स है, मीन हर 50 मिनट्स में उसे हाफ हो जा रहा है। तो अब 70 का हाफ कितना हो जाएगा? नेक्स्ट 50 मिनट 150 पर होगा ना, तो 70 का हाफ क्या होगा? 35। कैन इट बी दिस? राइट। अच्छा बेटा जी, अब हमने क्या करना है? प्लॉट करना है ग्राफ का। तो क्या करेंगे हम? इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर, फ्री हैंड। एटीपी में भी कर्व वाला ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ करना है? एक ही गो में करना है। ठीक है बेटा, फ्री हैंड करना आपने। क्लियर जी? अच्छा, ये क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा। ये क्वेश्चन समझ आया? इसमें कोई पार्ट में इश्यू नहीं बेटा। लीनियर का मतलब लाइन से निकला है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, ये तो कर्व है। और हाफ लाइफ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होता, कर्व ही होता है। याद रखिए ये बात। और लीनियर का वर्ड कम फ्रॉम लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजिएस्ट। आईजीसीसी का पेपर सीआई पेपर से थोड़ा आसान होता है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं बेटा। डायरेक्शन जैसे हमें एयर नजर आती, इंसानों को तो नहीं आती नजर, लेकिन एयर की डायरेक्शन कैसे पता चलती? कोई फ्लैग है, कोई पत्ते हैं, शॉपर बैग या डस्ट उड़ रही है, तो वो जिधर उड़ेंगे वो खुद से तो नहीं जाते, वो उधर ही जाते जिधर एयर उनको लेके जाती है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं दिस इज द पाथ फॉलोड बाय। क्या डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की? कोई हल्का सा चार्ज, उसे कहते हैं यूनिट चार्ज। पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, या उसने डायरेक्शन पूछी है तो पाथ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी कह सकते हैं। उसने डायरेक्शन का वर्ड यूज करा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट? क्लियर बेटा जी? पाथ फॉलोड बाय की बजाय आप क्या कर सकते हो? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, याद रहेगा। अच्छा बेटा, आगे दो प्लेट्स दी है और वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो, 3 मार्क्स का है। तो
क्या होती है डायरेक्शन, दरमियान में लाइंस क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी, और उनमें गैप क्या होगा, सेम। लेकिन साइड पे डायरेक्शन लाइंस क्या हो जाती है, हल्की सी कर्व हो जाती है, और एरो की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। राइट बेटा जी, विल यू रिमेंबर। और अच्छा जी, रिप्रेजेंट दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा उसने कहा है कि यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म में सिर्फ हमने स्ट्रेट वाली ड्रॉ करनी है, कर्व वाली ड्रॉ बेटा, जहां लाइन कर्व हो जाती है वहां फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती। इट सेज कि आपने बस यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए लाइंस क्या ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट। राइट बेटा जी, 3 मार्क्स, नो कैलकुलेशन। shows a very small negatively charged oil drop in the air between a pair of oppositely charged horizontal plates. The oil drop does not move up or down. Suggest in terms of forces why the oil drop does not move up or down. देखो बेटा, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ दें तो उस वो किधर जाएगा, नीचे, क्यों, ग्रेविटी। और ये नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब इसको एक फोर्स अट्रैक्ट करी, तो ऊपर वाली प्लेट क्यों सी थी हमारे पास, पॉजिटिव, जो उससे ऊपर अट्रैक्ट कर रही है, और नीचे वाली जो उसको क्या करेगी, रिपेल, गिरने नहीं। और ये जो फोर्स प्लेट्स की वजह से लग रही है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, E4। तो क्यों ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, कि ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस कर रही है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही के फोर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटी बैलेंस आउट ईच अदर, आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इसका ये मतलब होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट। Without losing any of its charge, the oil droplet begins to evaporate. चार्ज उतना ही है। State and explain what happens to the oil drop. जी बेटा, नहीं उसने पूछा है कि ऑयल ड्रॉपलेट के साथ क्या होगा। अब ऑयल ड्रॉपलेट इवेपोरेट हो रहा तो उसका मास क्या हो रहा है, कम। तो ग्रेविटी कहते हैं वेट को, m इंटू जी। तो जब मास कम होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट तो वही है, तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटी पहले इक्वल थे, अब जब मास कम हो जाएगा तो ग्रेविटी कम, तो इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रोंगर हो जाएगी, वो ज्यादा है, ग्रेविटी कम हो गई ना, तो जिधर फोर्स ज्यादा है ऑब्जेक्ट उधर जाएगा, तो नाउ ऑयल ड्रॉपलेट विल मूव अपवर्ड, ठीक है, राइजेस। तो उसको हम कैसे कहेंगे कि नाउ ग्रेविटी विल बी लेसर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड है ना, तो जहां फोर्स बड़ी होती है ऑब्जेक्ट उधर जाता है, तो सो द ऑयल ड्रॉप विल राइज। राइट बेटा जी, क्या ये समझ आ जाएगा, इज इट क्लियर। इसमें कोई पार्ट यू वांट मी टू रिपीट। देखो बेटा, उसने कहा है कि ऑयल ड्रॉप बिगिंस टू इवेपोरेट, तो अभी आप नोट करो कि इवेपोरेट होने से पहले ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे के, तो ग्रेविटी क्या होती है, वेट, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो बेटा जब ड्रॉपलेट इवेपोरेट करेगा तो उसका मास पहले से क्या होता जाएगा, कम, तो अब वेट की ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटी बहुत इक्वल, इसके कम होने से अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी स्ट्रोंगर, वो ज्यादा है,
तो हमेशा ऑब्जेक्ट किधर मूव करता है, जिधर फोर्स ज्यादा स्ट्रोंगर है, तो अपवर्ड फोर्स है ना स्ट्रोंगर, सो नाउ द ऑयल ड्रॉपलेट विल राइज। राइट बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिसिटी, फेवरेट वन, इंपॉर्टेंट वन। देखो ये तीनों बल्ब लगे हैं, कैन यू सी ये सिंबल किसका है, ये किसका सिंबल है, फ्यूज, वेरी राइट। तीनों बल्ब पैरेलल में लगे। अच्छा कुछ बातें हमें याद करनी है, रखनी है। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट, इसका मतलब इन तीनों बल्ब को वोल्टेज सेम मिल रहा हो, तीनों एक, अगर सेम बल्ब है, आइडेंटिकल बल्ब है, तो तीनों की ब्राइटनेस सेम हो। क्लियर। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है ईएमएफ ऑफ द सप्लाई इज 220 वोल्ट इवन ईच लैंप इज लेबल्ड। ईच लैंप को इतने वोल्टेज चाहिए और इतनी ये पावर दी हुई है और ये वोल्टेज है। रेटिंग ऑफ फ्यूज, फ्यूज में से करंट गुजरता है 2 एम्पियर। कैलकुलेट द करंट इन ईच लैंप। बेटा पावर के 3 फॉर्मूलाज हैं, कोई सजेस्ट करेगा। पावर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई। दूसरा फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर आर। तीसरा फॉर्मूला क्या है, अच्छा हमें P और V दिया और करंट I चाहिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वाला। तो P इज इक्वल टू वी आई, तो I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P डिवाइडेड बाय V। पावर कितनी है 40 और V है 220। बेटा कैन यू टेल मी द आंसर। हाँ क्या आंसर आएगा, 0.1 समथिंग, 0.1818 चलता रहेगा, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं इतना। अच्छा अब ना करंट थ्रू द फ्यूज, यूनिट को डू नॉट फॉरगेट द यूनिट। अच्छा बेटा वो कह रहा है करंट थ्रू द फ्यूज बोले, बेटा हर बल्ब को करंट चाहिए 0.18, ये इज द करंट थ्रू ईच लैंप ना, इसको भी चाहिए 0.18, इसको भी 0.18, तो फ्यूज में कितना सा करंट गुजरेगा इन तीनों का, यानी इन तीनों करंट को ऐड कर दें या एक करंट को 3 से, तो बेटा करंट थ्रू द फ्यूज विल बी 3 टाइम्स, तो 0.54, डू नॉट फॉरगेट द यूनिट, एम्पियर। अच्छा अब मुझे बताइए बल्ब फ्यूज को उड़ जाना चाहिए कि नहीं, नहीं, फ्यूज की रेटिंग कितनी है 2 एम्पियर, यानी इससे ज्यादा करंट आएगा तो वो फ्यूज होगा, मेल्ट होगा। अभी जो करंट है वो उसकी लिमिट से, रेटिंग से कम है, तो कोई बात नहीं। एक बात होता है कि जब हमारे पास सर्किट बड़ा हो ना, तो आपने लाइक आप अपने एक फ्यूज होता है हर अप्लायंस के साथ लगाते हैं, और एक फ्यूज होता है जो मेन स्विच के साथ लगाते हैं, राइट। वो साथ लेके चला गया था माइक। ओके ना लुक, तो उसमें बेटा आपके हर अप्लायंस के साथ जो फ्यूज लगेगा वो अप्लायंस के रेटिंग के हिसाब से होता है, लेकिन ना अब घर के मेन स्विच पे जो फ्यूज लगाओगे वो पूरे घर में आप सोच के लगाओगे, जब सब घर की अप्लायंसेस चलेंगी तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आप देखो घर में जरूरी नहीं होता हम हर वक्त सब कुछ ऑन रखें, सम टाइम जैसे रात को सोते वक्त लाइट्स में सब चीजें, अब तो एसी स्टार्ट आजकल के दिन में हो रहे हैं, लेकिन आप 2 महीने पीछे चले जाओ तो सबसे ज्यादा करंट वाली चीजें तो बंद थी, ना फैन थे ना एसी था, राइट। तो इसका मतलब करंट एकदम कम था। ओके राइट बेटा जी। तो ये जो मेन सर्किट का फ्यूज होता है कैन बी वे लार्जर देन रिक्वायर्ड, वो पूरे सर्किट के अकॉर्डिंग है। अच्छा अब आगे देखें,
टोटल ऑफ नंबर ऑफ लैंप्स ऑल इन पैरेलल दैट कुड बी कनेक्टेड विदाउट ब्लोइंग द फ्यूज। चलो ये आपका क्वेश्चन आ गया कि कितने नंबर ऑफ लैंप्स आप ऑन कर सकते विदाउट मेकिंग इट ब्लो, कि फ्यूज ब्लो भी ना हो। नंबर ऑफ बल्ब करने हैं। आपको पता है तो फ्यूज इतना करंट होल्ड कर सकता है और एक बल्ब इतना करंट होल्ड करता है। तो देखो आपके पास पैसे हैं और आप खास चॉकलेट पसंद है कोई स्पेशल टाइप की, और आप ये करना चाहते हैं मेरे इतने पैसों में कितनी चॉकलेट्स आएंगी, तो आप कैसे करोगे? जितने आपके पास पैसे हैं उसे एक चॉकलेट की कॉस्ट पे डिवाइड, तो यानी टोटल को एक की वैल्यू पे डिवाइड कर दें। वेरी वेल आंसर। सो बेटा हम टोटल करंट जो कि होल्ड कर सकता है फ्यूज, उसको एक बल्ब के करंट पे डिवाइड कर दें। द आंसर इज 11.111 चलता जाएगा, लेकिन जब हमने नंबर बताना है तो वो हम होल नंबर में बताते हैं। जैसे लोगों को काउंट करेंगे तो वो डेसिमल में नहीं बताएंगे, तो 11 बताएंगे, राइट। अच्छा अगर 11.7 भी होता ना, 12 नहीं करना, कि काउंटिंग में जो डेसिमल वाला है वो इनकम्प्लीट है, आपने 11 बताना जो कंप्लीट है, राइट। फिर भी देखो 11.8 कार्ड्स क्या होंगी, 11.8 चेयर्स क्या होंगी, मतलब कि वो एक चेयर टूटी हुई है, 0.8 कंप्लीट नहीं है, तो फिर वो आप काउंट नहीं करें, राइट बेटा। ओके अच्छा जी नेक्स्ट, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ यूज द वायर फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैंप्स बिकम्स थिनर। थिनर होने का मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अंडरलाइन द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ क्या होता है रिलेशन, इनवर्स। तो एरिया कम हो गया है तो रेजिस्टेंस विल, अंडरलाइन करना था हमने, उसे राउंड सर्कल ही कर दिया। अच्छा स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द पावर ऑफ लैंप। देखो बेटा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस कहते हैं डिफिकल्टी, जितनी डिफिकल्टी ज्यादा होगी वहां एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी वहां से पास करने में। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना तो हीट अप ज्यादा हो जाता है, पावर लॉस ज्यादा। बेटा पावर लॉस का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ना ज्यादा वो ये लगता है, राइट। व्हाट हैपेंस कि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी द पावर लॉस विल बी इंक्रीज, ज्यादा पावर। जी ये सब पावर के फॉर्म था। सो बेटा व्हाट एक्सप्लेन द फैक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द पावर ऑफ लैंप। तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है ना तो हीट अप, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो टेम्परेचर राइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कुलैयन ज्यादा होती है, तो वो कुलैयन से इलेक्ट्रॉन की पावर ज्यादा कंज्यूम हो जाती, वेस्ट हो जाती। तो बेटा द फिलामेंट हीट्स अप, heats up and the power loss increases, right? Clear? Okay बेटा जी that is all for today. ये लाइट वाला क्वेश्चन करें इफ यू अलाउ मी, इंपॉर्टेंट वन, सब देखेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, कि when light is entering from a denser medium into a rarer medium and its angle of incidence is greater than critical angle, then the light is reflected back into the denser medium. Critical angle क्या होता है, angle of incidence for which the angle of refraction is in the rarer medium is 90 degree, that angle of incidence is said to be the critical angle. अच्छा this shows a ray of light traveling in air incident on glass prism. बेटा जो 90 डिग्री पर एंटर होती है वो किधर बेंट होगी, वो बेंट नहीं होती, विल कीप गोइंग द स्ट्रेट। अच्छा अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है,
60 है तो ये एंगल कितना होगा 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें यहां कितना है जी बेटा जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहां पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे नहीं बता सकते, उसके लिए पहले क्या ड्रॉ करना पड़ता है, नॉर्मल 90 डिग्री। टोटल एंगल 90 होगा ना, ये 30 है तो दिस विल बी 60 डिग्री, राइट। अच्छा जी, अब आगे देखें, पहले क्वेश्चन में देख लें वो पूछ क्या रहा है। द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस, ये पार्ट इज वेरी गुड। स्पीड ऑफ ग्लास इज दिस, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, असल फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो वैक्यूम और एयर में है 3×10⁸ और ग्लास में कितना है, आंसर विल बी 1.5। इसकी कोई यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। शो दैट क्रिटिकल एंगल, बेटा क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c। तो हमें सी वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/n। तो इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, एन की जगह रखेंगे 1.5, हमें सी चाहिए, तो साइन इधर आकर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, and your answer will be 41 point something, almost 42 degree। अच्छा, केयरफुली ड्रॉ विदाउट कैलकुलेशन कंटिन्यूएशन ऑफ द रोड, आखिरी पार्ट देखो बेटा, क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री, तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो तो बजाय वो डेंसर से रेयर में एंटर होने की क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मेकिंग द सेम एंगल 60 डिग्री। अच्छा, यहां 60 डिग्री होएगा, ये 30 डिग्री है, मेकिंग 60 डिग्री। जस्ट मैंने ऐसे बना लिया, कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी सी इधर। अगर यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, ये भी हमारे पास 60 आ गया, तो ये 90 है, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री। ये अब बहरहाल ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और सीधे से सीधी चली जाएगी, लेकिन यहां पर ये एंगल कितना होगा, ये जरा नोट करें, 60 है, ये 30, ये एंगल 90 डिग्री का है, 60 और 60, राइट। तो इट विल गो लाइक दैट। ये 3 मार्क का था, इसको एक मरतबा सही कर लेते हैं, सॉरी टू मेक यू वेट। ये 60 डिग्री होगा, राइट। अच्छा, नाउ लुक, अगर हम यहां पर रे एंटर होती है, आगे किधर जाएगी, तो आपने कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना, पहले ड्रॉ करना नॉर्मल। तो पहले हम यहां नॉर्मल ड्रॉ करें, तो नॉर्मल मेक्स 90 डिग्री ना, तो बेटा अगर ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो कैन यू सजेस्ट कि यहां एंगल कितना बनेगा इसके साथ, ये रे, अगर एंगल कोई भी होगा, जब रे एंटर होती है फ्रॉम डेंसर इनटू रेयर मीडियम, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इट विल बेंड लाइक दैट, राइट। दैट इज ऑल फॉर टुडे। Any question you could not understand?